देखिए मैथ रीजनिंग ऐसे 30-30 का 60 क्वेश्चन हो जाता है, तो मैथ रीजनिंग में अगर जिसकी मतलब तैयारी अच्छी है तो वो 60 का 60 मतलब नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप 55 के आसपास भी नंबर लाते हैं तो आपकी काफी अच्छी रहेगी। तो तैयारी लेकिन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप 55 की स्कोर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में आता था, उसमें भी जीके का क्वेश्चन आता था। तो जो टेस्ट में भी जो क्वेश्चन नहीं आता था या कहीं और भी मैं नया क्वेश्चन देखता था तो एक अलग नोट्स बना के रखता था उसमें, और सारे क्वेश्चन उसमें नोट करता था। प्रीवियस ईयर में जैसे मैंने स्पीडी का भी सहारा लिया था, और किरण पब्लिकेशन की भी आती है एग्जाम में, वो 10 साल का क्वेश्चन देता है। तो प्रीवियस ईयर को मिला के और ये क्राउन और लुसेंट को पढ़ के और मैं अपना नोट्स बस इसमें इतना ही किया। मैं जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट तो कंटिन्यूस बेसिस पे आपको देना ही होगा। अगर एक बार कम आप मॉक टेस्ट तब दीजिए जब आपकी सिलेबस सारी कंप्लीट होगी, आपने सारी चीजें कवर कर ली है, मैथ रीजनिंग जीके जैसे आपकी सारी चीजें है, उसके बाद आप पर डे 2 मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको मेन जरूरी है कि आप उसको एनालाइज कीजिए कि मॉक टेस्ट के बाद हमें कहाँ पे मतलब क्वेश्चन कहाँ मेरा गलत हुआ या कौन क्वेश्चन में नहीं सका, तो उसको एनालाइज कीजिए। उसको देखिए कम से कम 1.5 घंटा का मॉक टेस्ट होता है, 1 घंटा का 90 मिनट का मॉक टेस्ट होता है, तो 1.5 घंटा फिर उसको एनालाइज में भी दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बना उसको बनाने की कोशिश कीजिए। लगातार मॉक टेस्ट देने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी एक नेगेटिव कंट्रोल होगी, क्वेश्चन को मतलब जबरदस्ती बनाने की कोशिश ना करें, नहीं जानते तो उसको छोड़ दें, जितना अपना है उतना ही बनाइए। तो मेरा CBT 1 में अटेम्प्ट था लगभग 82-83 के आसपास अटेम्प्ट था, तो उसमें से मेरा रॉ स्कोर आ रहा था 75 मतलब स्कोर हुआ था CBT 1 में। नॉर्मलाइज होकर मेरे 86 नंबर आ गए थे CBT 1 हाँ CBT 1। नेगेटिव मार्किंग आप तभी कम कर सकते हैं जब आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट मारिएगा। आपको मतलब नहीं आता तो एकदम छोड़ दीजिए, कसम खा लीजिए कि हमको जब आते ही नहीं तो हम क्यों मारेंगे। तो क्योंकि आप एक क्वेश्चन गलत करें तो आपको 1/3 मार्क काट जा रहे हैं, तो कोई फायदा हो नहीं रहा है कि आप मतलब ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए। ज्यादा अटेम्प्ट से कोई मतलब बनता नहीं है। अब अगर 80 भी नंबर मतलब अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन का, आपको 75 नंबर आया तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई 120 में अटेम्प्ट कर दिए उसका भी 70-75 नंबर आ रहा है, तो फायदा कुछ है नहीं वैसे नेगेटिव लेके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में साइंस का मेजर सेक्शन आता है, यानी 25 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा निर्णायक होते हैं। तो मैं आपको एक काफी बेहतरीन बुक सजेस्ट करने जा रहा हूं जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से आती है। ये काफी बेहतरीन बुक है। इसमें आपको पूरा 2022 में जो एग्जाम हुआ ग्रुप डी का पूरा TCS पैटर्न पर उसका जो PYQ दिया हुआ है पूरा इसमें दिया हुआ है 99 सेट्स में 2340 प्लस MCQ इसमें दिए हुए हैं। यानी हर एक शिफ्ट में 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चंस का आंसर की है और सभी क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, जिससे कि अगर आप एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको उससे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में 2 सेट्स दिए हुए हैं। 2022 का जो पूरा पेपर है वो पूरा पेपर इसमें दिया हुआ है, तो ये दोनों भी आप लेके लगा सकते हैं टेस्ट। इसके साथ ही आपको ये 2 बुक्स देख रहे होंगे, एक आपका ग्रेजुएट लेवल और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए बुक है। ये प्रैक्टिस वर्क बुक है, 15-15 सेट्स दिए हुए हैं जिससे अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं। मैं इन सभी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके अपने बुक्स को परचेज कर सकते हैं। मार्केट में भी ये बुक्स अवेलेबल। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं विष्णु जी, जो कि RRC ग्रुप डी 2019 से सिलेक्टेड है और ग्रुप डी का जो सबसे बेस्ट पोस्ट है पॉइंट्समैन, इसका मेडिकल जो आपका सबसे हाई होता है A2, उसमें ये सिलेक्टेड है। और जो डेंजर जोन है आपका कलकत्ता, वहां से इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं इनकी तैयारी बहुत ज्यादा बेहतर है और इससे पहले भी 3-4 एग्जाम इन्होंने क्रैक कर चुका है। और RRB NTPC 2019 भी इन्होंने क्रैक किया था, CBT 1 CBT 2 यहाँ तक कि साइको भी दिया। और आगे जो फाइनल मेरिट बना उसमें 0.5 से रह गए, एकदम नॉमिनल मार्क्स 0.5 से रह गए। तो कहीं ना कहीं इनकी तैयारी बहुत बेजोड़ थी, तभी इन्होंने लगभग 4-5 एग्जाम क्रैक किया है। NTPC भी क्रैक हुआ था लेकिन छट गए। तो इनसे जानेंगे कि अभी जो NTPC एग्जाम होने वाला है वो कब तक होने वाला है और अब बाकी बचे समय में किस तरह से प्रिपेयर करना है आप लोग, तो बताइए थोड़ा उसके बारे में। देखिए जहाँ तक NTPC 2024 की वैकेंसी की बात है तो अब तो उसके लिए ज़्यादा समय बची नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अब देखिए, हमको लगता है कि ये मार्च तो आ ही गया, अप्रैल मई तक इनकी डेट की जो है संभावना है एग्जाम होने की, और RPF के बाद इसी का एग्जाम होने वाला ही है। तो जैसा कि RRB NTPC का जो वैकेंसी आया हुआ है, मतलब जो फॉर्म फिलअप इसका हो गया, एग्जाम होने वाला है, तो इसमें मैथ रीजनिंग में क्या सिर्फ स्कोर होना चाहिए? देखिए मैथ रीजनिंग ऐसे 30-30 का 60 क्वेश्चन हो जाता है, तो मैथ रीजनिंग में अगर जिसकी मतलब तैयारी अच्छी है तो वो 60 का 60 मतलब नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप 55 के आसपास भी नंबर लाते हैं तो आपकी काफी अच्छी रहेगी। तो तैयारी लेकिन आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप 55 की स्कोर भी कर सकते हैं। और बात रहा जीके जिसका, उसमें 40 नंबर आता है, तो जीके जिसका कोई वेटे मतलब उसको अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है कितना सेफ होगा, लेकिन आप जितना नंबर लाइएगा उतना बेहतर रहेगा। 40 में कम से कम आप 25 प्लस तो अगर लाते हैं तो आप अच्छे स्कोर ला रहे हैं। तो थोड़ा मैथ रीजनिंग के बारे में बताइए। सबसे पहले मैथ के बारे में बताइए कि मैथ को अभी से किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, बाकी 1-1.5 महीने जो बचा हुआ उसमें। देखिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो तो बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे और उसकी सारी चीजें मतलब सिलेबस है कंप्लीट कवर होगी। वो अपने तैयारी को और भी मतलब अच्छे से अपने कर रहे होंगे। और जो मैथ रीजनिंग में आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो प्रैक्टिस रेगुलर कर ही रहे होंगे।
तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको टाइम मतलब जो है क्वेश्चन एक क्वेश्चन पे आपको अगर किसी में 1 मिनट लगता है तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो कम समय आपको लगेगा। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपको मैथ रीजनिंग खाली सिर्फ प्रैक्टिस का ही चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको मतलब तैयारी और अच्छी होगी उसमें, और आपका टाइम जो है कम होते जाएगा। तो आपको मैथ नहीं में जितना कम टाइम में मतलब कम टाइम में आपको उसको कंप्लीट कर पाते हैं क्वेश्चन को, तो आपको जीके जीएस के लिए सोचने के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा, तो उसमें आप थोड़ा सोच के भी अच्छा इसको कर सकते हैं जीके जीएस के लिए। और आपने जीके जीएस कहाँ से तैयार किया था? जीके जीएस तो मैंने ऐसे ग्रेजुएशन से ही मैंने जैसे 12 खत्म होने के बाद मैंने जीके जीएस की ग्रुप डिस्कशन घर में स्टार्ट कर दी थी। तो ग्रुप डिस्कशन मतलब स्टार्ट होने के बाद धीरे धीरे एक आदत बन गई और मेरा जीके जीएस पे इंटरेस्ट भी बढ़ते गया। फिर उसके बाद जब कोचिंग की तो कोचिंग में भी मतलब वही चीज़ पढ़ाने लगा धीरे धीरे, तो वो थ्योरी में बेसिस पे पढ़ाने लगे, तो क्लियर ज़्यादा मतलब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होने लगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे यूट्यूब से भी मतलब इधर उधर के वीडियो देखता रहता था, ऑनलाइन टेस्ट में आता था उसमें भी जीके जीएस का क्वेश्चन आता था। तो जो टेस्ट में भी जो क्वेश्चन नहीं आता था या कहीं और भी मैं नया क्वेश्चन देखता था तो एक अलग नोट्स बना के रखता था उसमें, और सारे क्वेश्चन उसमें नोट करता था। तो अच्छा करते करते वैसे तैयारी करते करते मतलब एक नोट्स भी काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई थी मेरी, और इधर से बुक से क्राउन और ये जो लुसेंट था उससे भी तैयारी अच्छी हो गई थी। तो बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया, यही सब थिंक किया। उसके बाद प्रीवियस ईयर में जैसे मैंने स्पीडी का भी सहारा लिया था, और किरण पब्लिकेशन की भी आती है एग्जाम में, वो 10 साल का क्वेश्चन देता है। तो प्रीवियस ईयर को मिला के और ये क्राउन और लुसेंट को पढ़ के और मैं अपना नोट्स बस जीके में इतना ही किया था। इसी में मतलब अच्छा खासा तैयारी हो गई थी मेरी। और एक बार तैयारी होने के बाद मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब कभी भी फोन पे बात करता था, कभी भी मिलता था, तो हम लोग ग्रुपिंग मतलब जस्ट क्वेश्चन फ्रेंडली क्वेश्चन पूछ देते थे किसी से, वो मुझसे पूछा था मैं उससे पूछा था। तो क्वेश्चन पूछते पूछते मतलब वो एक आदत हो गई थी, उन लोग को भी मतलब थोड़ा इंटरेस्ट भी आ गया था कि चलो अब 4-5 लड़के थे उसमें अचानक किसी क्वेश्चन पूछ दिए, इसमें आप पहले नंबर जवाब दे देते हैं तो एक अच्छा लगता है कि हाँ हमने इतने बच्चों में पहले जवाब दे दिया। तो एक तैयारी तो सबके मन में एक तैयारी की अच्छा है, सब बोलता है कि नहीं हम भी तैयारी करेंगे ग्रुपिंग करेंगे, इसमें एक पढ़ने का जुनून भी आपको पड़ता है ग्रुपिंग में। तो बस ऐसे जीके जस्ट कीजिए आपको बेहतर हो जाएगी तैयारी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं अभी जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया एनटीपीसी का, लेकिन वो अभी तक सीरियस नहीं हो पाया, और अब वो कमेंट कर रहे थे, कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि बिगिनर बच्चे अभी से प्रिपेयर करें तो क्या हो सकता है उनका एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी पिछले साल की तुलना में इस साल वैकेंसी भी थोड़ी कम है, और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जॉब है, तो इसमें तो फिक्स है कि मतलब जितने भी ऐसा पढ़ने वाले ही मतलब बच्चे होंगे। तो आप अगर फॉर्म भरने के बाद तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आसान नहीं होने वाला है, और क्योंकि आपको जो लड़के हैं अभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कहीं अभी कहीं घूम रहे हैं, कहीं पर मतलब आप कहीं बैठ कर टीवी देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे पीछे हो जा रहे हैं। तो आपको मतलब आपको तैयारी करना ही होगा कंटिन्यू सीरियस होकर। आप अगर सरकारी नौकरी लेने चाहते हैं तो आपको पहले से प्रिपरेशन करना ही होगा, नहीं तो आप जॉब से ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। और इसमें मॉक टेस्ट का क्या रोल रहने वाला है? देखिए आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट तो कंटिन्यूस बेसिस पे आपको देना ही होगा। अगर एक बार कम आप मॉक टेस्ट तब दीजिए जब आपकी सिलेबस सारी कंप्लीट होगी, आपने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, मैथ रीजनिंग जीके जैसे आपकी सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आप पर डे 2 मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको मेन जरूरी है कि आप उसको एनालाइज कीजिए कि मॉक टेस्ट के बाद मैं कहाँ पे मतलब मैं क्वेश्चन कहाँ मेरा गलत हुआ या कौन क्वेश्चन मैं नहीं सका, तो उसको एनालाइज कीजिए। उसको देखिए कम से कम 1.5 घंटा का मॉक टेस्ट होता है या 1 घंटा का 90 मिनट का मॉक टेस्ट होता है, तो 1.5 घंटा फिर उसको एनालाइज में भी दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बना उसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो और प्लस होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन में फंस के रह जाते हैं मॉक टेस्ट देते देते, तो क्वेश्चन को स्किप करना सीखिए कि हाँ मैं इसमें फंस रहा हूँ, इसमें अगर मैं इससे बन भी जाए कि मैं इस क्वेश्चन पे फंस रहा हूँ तो अब इसकी स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जाइए। आप उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक बार सारे चीज़ें क्वेश्चन बनने के बाद फिर आप उस क्वेश्चन पे आइए, आपको समय बचेगा तो वो आप उसको फिर देखिएगा कि आप बना पाइएगा एकदम। मतलब वही है कि आप इसे लगातार मॉक टेस्ट देने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी एक नेगेटिव कंट्रोल होगी। क्वेश्चन को मतलब जबरदस्ती बनाने की कोशिश ना करें, नहीं जानते तो उसको छोड़ दें, जितना अपना उतना ही बनाइए। उसके बाद कोई क्वेश्चन को छोड़ने का विकल्प भी आपको मिलेगा कि जैसे आप क्वेश्चन को जानते हैं कि हम इसे बन जाएगा, लेकिन उस टाइम आपको एग्जाम का प्रेशर अलग प्रेशर होता है कि उस टाइम आपको क्वेश्चन बन नहीं रहा है, इसी क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, तब उस क्वेश्चन को छोड़ के निकल जाइए, आप दूसरे क्वेश्चन पे बनाइए। ऐसे करते करते आपको जैसे 90 मिनट में आप जैसे 1 घंटा में सोचिए कि आप 60-70 मिनट में आपने 70 क्वेश्चन बना लिए, तो लास्ट के जो 20-25 मिनट बचेंगे तो आप जो क्वेश्चन छोड़े हैं उसमें से आपको फिक्स है कि 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बस ऐसे एक मतलब मॉक टेस्ट से एक आदत बन जाएगी, तो एग्जाम में भी आप वैसे कीजिएगा तो आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। आपने कहाँ से मॉक टेस्ट दिया था? मैंने मॉक टेस्ट तो ऑनलाइन ही मतलब दिया था, ऑनलाइन में टेक्स्ट बुक और ग्रेड अप यही सबसे दिया था, और कंटिन्यूस बेसिस पे मतलब देता था। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रोज डेली मैंने 2-2 सेट मारते थे और तो उससे होता था। और जैसा कि एग्जाम जब आपका हुआ था तो उसमें आपने कितने राउंड में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था? देखिए जब मैंने 2019 का एनटीपीसी जब दिया था
तो एनटीपीसी में CBT1 जब मैंने दिया था तो CBT में 60 क्वेश्चन मैंने 90 मिनट की एग्जाम होती है तो 60 मिनट में मैंने 100 क्वेश्चन बना लिए थे। और 100 क्वेश्चन बना लिए तो उसमें मैंने कितने लगभग 75 क्वेश्चन आसपास सॉल्व कर लिए थे मतलब। और उसके बाद जब टाइम बचा था उसमें 6-7 क्वेश्चन मतलब जो डाउट था या तब से मेरा CBT1 में अटेम्प्ट था लगभग 82-83 के आसपास अटेम्प्ट था। तो उसमें से मेरा रॉ स्कोर आ रहा था 75 मतलब स्कोर हुआ था CBT1 में। और मुझे एग्जाम देने के बाद निकला था कि हाँ तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी और बहुत कॉन्फिडेंस था मैं कि मैं अच्छा खासा नंबर आ जाएंगे। और तो वही 75 के आसपास मेरा स्कोर हुआ और नॉर्मलाइज होकर मेरे 86 नंबर आ गए थे CBT1 हाँ CBT1 में। आरबी एनटीपीसी NTPC 86। तो ये CBT1 उतना टफ नहीं होता है, मेन है CBT2 आपका। CBT2 में आपको थोड़ा मेहनत करना होगा ज़्यादा। CBT2 में क्या स्कोर था? CBT2 में तो 120 के मार्क्स था मतलब। हम लोग तो प्रीवियस ईयर में जैसे रेलवे के CBT1 क्वालिफाई हुआ, जब CBT2 की बारी आई तो तैयारी तो हम लोग प्रीवियस ईयर के बेसिस के हिसाब से कर रहा था। लेकिन जब एग्जाम देने गया तो रेलवे ने अचानक से ही मतलब जो है अपना जो पेपर है वो बहुत ही टफ कर दिए थे। टफ बोले तो मतलब कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं थे कि इतना टफ मतलब ऐसे क्वेश्चन घुमा के आएगा, उतना उम्मीद नहीं कर रहे थे क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर देखे थे अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आए। तो वो थोड़ा प्रेशर मतलब झेल नहीं पाए थे, मतलब लगा था अचानक से थोड़ा ये हो गया। लेकिन जब एग्जाम दिए तो उसमें भी खास 120 में मतलब मेरे आए थे मार्क्स लगभग 72 के आसपास मार्क्स आए थे 72। जबकि मॉक टेस्ट दे रहा था तो मेरे 100 के आसपास नंबर आते थे 120 में। तो उम्मीद था कि वो उसी रेंज में मेरा नंबर आएंगे। तो जब क्वेश्चन का लेवल देखा तो अचानक से रेलवे ने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। मैथ रीजनिंग बहुत ही मतलब घुमा फिरा के पूछने लगे थे। तो ऐसे करते करते मैंने देखा कि क्वेश्चन तो टफ आ रहे हैं तो मेरे लिए नहीं बाकी सबके लिए भी टफ है। मैं हड़बड़ा रहा हूँ तो सभी हड़बड़ा रहे होंगे। तो मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लिए थे, मैंने 80 के पास आसपास अटेम्प्ट लिया था। 80 के आसपास अटेम्प्ट लेने के बाद मेरा वही 72 के आसपास रॉ मार्क्स मतलब हुआ था इसमें CBT2 में। और मेरा बेंगलोर जोन था, बेंगलोर जोन से CBT2 का कट ऑफ गया था 64 या 63 गया था, उसमें मैं CBT2 क्वालिफाई था साइको के लिए। तो देखिए आप कहीं ना कहीं इनका जो CBT1 और CBT2 का जो मार्क्स आया हुआ है इनके अटेम्प्ट के अनुसार, तो इन्होंने नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा इनका कम किया है, मतलब नेगेटिव अटेम्प्ट जो है बहुत कम लिया है इन्होंने। तो ये आपको देखिए नेगेटिव मार्किंग आप तभी कम कर सकते हैं जब आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट मारिएगा। आपको मतलब नहीं आता तो एकदम छोड़ दीजिए, कसम खा लीजिए कि हमको जब आते ही नहीं तो हम क्यों मारेंगे। तो क्योंकि आप एक क्वेश्चन गलत करें तो आपको 1/3 मार्क काटते जा रहे हैं, तो कोई फायदा हो नहीं रहा है कि आप मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए। ज़्यादा अटेम्प्ट से कोई मतलब बनता नहीं है। अब अगर 80 भी नंबर मतलब अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन का, आपको 75 नंबर आया तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई 120 में अटेम्प्ट करते हैं उसका भी 70-75 नंबर आ रहा है, तो फायदा कुछ है नहीं वैसे नेगेटिव लेके। तो जितना आता है उतने बनाइए, बाकी आपका नेगेटिव कंट्रोल कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने नेगेटिव मेरा एग्जाम में ऐसे देखिए जाएगा तो 5-6-7 इससे ज़्यादा मतलब नेगेटिव होते ही नहीं थे मेरे। तो वो मैं बहुत कंट्रोल किया था, वो एक सेट मारते मारते मेरा मॉक टेस्ट देके ये मेरा आदत बना था। तो जैसा कि आपने बताया कि अब जो बाकी बचा हुआ समय है 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, तो इसमें अब किस तरह से मतलब मॉक टेस्ट रिवीजन को मतलब फॉलो करना चाहिए आगे, कि अब नया चीज़ों को पढ़ना चाहिए? देखिए अभी तो टाइम है, जब तक आप अगर एग्जाम की डेट नहीं आती है तो आप जैसे पर तैयारी कर रहे हैं कीजिए, मतलब रिवीजन करते रहिए। और कुछ नया मिल रहा है तो उसको भी थोड़ा पढ़िए, प्रीवियस ईयर की अपेक्षा, या कोई अभी हाल फिलहाल में SSC की भी एग्जाम हो रही है या फिर रेलवे की जो एग्जाम चल रही है उसमें कुछ नए क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप उसको पढ़ के थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम की डेट आ जाएगी, सामने आ जाएगी 1 महीने के आसपास, तो 1 महीने के आसपास आप वो नई चीज़ों को पढ़ना छोड़ दें, बाकी जो आपने तैयारी की है उसको रिवीजन करते रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। उसमें नई चीज़ों के पीछे आप उसमें मत भागिए। और एक लास्ट बताइए करंट अफेयर के लिए, क्योंकि 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें, तो उसको किस तरह से प्रिपेयर करें? तो करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो रेलवे के लिए, रेलवे तो मैं जब भी जितना भी एग्जाम दिया तो उसमें देखा हूँ कि स्पीडी से अच्छे खासे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और करंट मतलब डाटा वाला चीज़ अगर इकोनॉमिक्स से रिलेट करके पूछते हैं तो 10-12 में सोचिए कि अगर आप 7-8 भी क्वेश्चन बना लेते हैं करंट अफेयर में तो बहुत अच्छा मतलब इसको कर लेंगे आप। तो स्पीडी क्या वार्षिकांक लेना है या मतलब वार्षिकांक लेके पढ़िए, वार्षिकांक लेके पढ़िए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 साल के आपका रेंज में आता है, 1 साल जनवरी से दिसंबर तक, तो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं उसमें, वो ले सकते हैं। और कहीं और नए अभी जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं उसमें भी देखिए कैसे एग्जाम मतलब जो पूछ रहे हैं करंट अफेयर, उसको भी थोड़ा यूट्यूब में आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप खाली स्पीडी के भरोसा रह गए, बाकी जो एग्जाम अभी करंट में जो चल रहे हैं उससे करंट के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देखना होगा आपको। और जैसा कि उन्होंने बताया कि CBT1 CBT2 और साथ ही साइको भी दिया था NTPC 2019 के वैकेंसी में, तो साइको के बारे में जानते हैं कि उसकी प्रिपरेशन उन्होंने कैसे की थी और आपको कैसे करना चाहिए और कब से करना चाहिए? साइको के देखिए आप जैसे CBT1 क्वालिफाई कीजिएगा तो फिर CBT2 के लिए आप एलिजिबल होइएगा। CBT2 के एलिजिबल होने के बाद आपको साइको में मौका मिलेगा। और CBT1 जो है वो क्वालिफाइंग रहता है, आपके जो मार्क्स जोड़ते हैं वो CBT2 और जो साइको के हैं वो जुड़ते हैं। CBT2 में आप जितने मार्क्स लाए उसका 70% जुड़ेगा, और साइको में जो मार्क्स आए वो 30% जोड़ के ऐड होकर आपको
एक ओवरऑल 100% का मार्क आपको मतलब वो मेरिट बनता है उसमें। तो मेरी जब 72 निकली थी तो उसके बाद साइको के लिए लगभग 1.5 महीने के आसपास समय बचा था। तो साइको के लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, आप यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं वो साइको बताते हैं, और कुछ पेड कोर्स भी है। एक तो मैंने पेड कोर्स लिया था इसका, एक जो राजस्थान या जोधपुर के कोई टीचर थे एनके साइको क्लासेस, तो उनका मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। तो परचेस करने के बाद वो जो भी टॉपिक है हम लोग को सिलेबस में दिया हुआ है, उस सिलेबस को एक बार देख लिया, उसके बाद फिर 1 महीना जो है वो बस कंटिन्यूस खाली उसको प्रैक्टिस करते रहे। 1 सप्ताह खाली लगा हमको चीज़ों को समझने में, 1 सप्ताह में समझ गए। साइको में ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली बार समझ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए बस। आपको सारा दिमाग का ही खेल उसमें, आपकी आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है वो रेलवे, आपको देखना चाहता है कि आप कितना एक्टिव रहते हैं कि नहीं है। तो उसके बाद खाली एक बार चीज़ों को समझ लिए, उसके बाद खाली आप बस वही है कि टेस्ट मारिए, लगातार टेस्ट मारते रहिए और उससे आपकी प्रैक्टिस होते रहेगी, तो साइको में आप अच्छे मतलब कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा विष्णु जी का इंटरव्यू, जो कि आरआरसी ग्रुप डी 2019 सिलेक्टेड है पॉइंट्समैन के पोस्ट पर आरआरबी कोलकाता के थ्रू। तो आशा करता हूँ कि आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी, स्ट्रेटजी कि अभी से आपको क्या करना चाहिए एनटीपीसी के लिए, और आगे भी इनसे मिलते रहेंगे और ले आएंगे अपने चैनल पर वीडियोस के लिए। और जो भी आपका डाउट होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, विष्णु जी को बोलेंगे कि वो कमेंट्स में रिप्लाई दें आपको। और आप सभी का धन्यवाद, विष्णु जी का भी धन्यवाद समय देने के लिए चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।